प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग का तीसरा भेद आगत उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने तत्सम उपसर्ग तथा तद्भव उपसर्ग का अध्ययन किया। हम जानते हैं तत्सम उपसर्ग संस्कृत भाषा के अपने उपसर्ग हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में जो कि उपयुक्त हो रहे हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं, और तद्भव उपसर्ग हिंदी भाषा के अपने उपसर्ग हैं। इन दोनों का हमने पूर्व वीडियो में अध्ययन कर लिया। आज अध्ययन का विषय है आगत उपसर्ग। जैसा नाम से ही विदित हो रहा है, आगत मीन्स आए हुए। कहाँ से आए हुए? तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है ये दीर्घकाल तक अधीन रहा, गुलाम रहा। तो हमारे भारत देश में बहुत से विदेशी लोग आए, वो लंबे समय तक यहाँ पर रहे। तो उन विदेशी लोगों की भाषा के कुछ शब्द हमारी भाषा में सम्मिलित हो गए। तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं और हिंदी भाषा में ज्यों की त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उन्हें आगत के नाम से यहाँ पर संकेतित किया गया है। तो आगत उपसर्ग कौन से हुए? जो आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? विदेशी भाषाओं से। तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं और हमारी हिंदी भाषा में ज्यों की त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। इनमें मूल रूप से उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के शब्द हैं। तो आगत जो उपसर्ग हैं, इसमें कौन कौन सी भाषाओं के शब्द सम्मिलित किए गए हैं? उर्दू के, अरबी के, फारसी के और अंग्रेजी के। तो इन भाषाओं के कुछ शब्द हिंदी भाषा में आकर के सम्मिलित हो गए, जिन्हें आगत उपसर्ग कहा गया है। ठीक है। अब आगत उपसर्ग कौन कौन से हैं, उनका हम आगे अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है एन। एन बोलचाल की भाषा में हम शब्द का प्रयोग करते हैं। एन का अर्थ क्या है? एन मान ठीक, उचित। जैसे एन वक्त, कहते एन वक्त पर आया, अर्थात ठीक वक्त पर आया, उचित समय पर आया। एन मौका, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वक्त और मौका ये शब्द है, इनसे पहले एन का प्रयोग किया जा रहा है। तो एन क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ पर जुड़ता है? शब्द से पहले। दूसरा देखते हैं अल। अल का अर्थ है
निश्चित या इसलिए, निश्चित या असली अर्थ को प्रकट करने के लिए इस अल उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे अलबत्ता, अलगरज। यहां पर हम देखते हैं वत्ता और गरज सबसे पहले क्या जुड़ा हुआ है, अल। अगला है कम। कम का अर्थ है हीन या थोड़ा। हीन या थोड़ा अर्थ को प्रकट करने के लिए कम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे कम उम्र, कम वक्त, कम उम्र, कम वक्त, कम ख्याल। कम शिन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कम सबसे पहले जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कम उपसर्ग। यह है हीन या थोड़े अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला देखते हैं ला। ला उपसर्ग कौन से अर्थ को प्रकट करता है? ला मीन्स बिना या रहित। बिना या रहित अर्थ को प्रकट करने के लिए इस ला उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे लापरवाह, लाचार। यहां पर हम देखते हैं ला सबसे पहले जुड़ा हुआ है, उसके बाद दूसरा उदाहरण देखें लाइलाज। यहां पर ला पहले जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार लापता, ला पूर्व जुड़ा हुआ है। विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे तो ला प्लस इलाज, ला प्लस पता, ला प्लस परवाह, ला प्लस चार। नेक्स्ट है गैर। गैर मीन्स नहीं। नहीं अर्थ को प्रकट करने के लिए सबसे पहले गैर शब्द का प्रयोग या गैर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे गैर हाजिर। जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी। हम यहाँ पर देख रहे हैं गैर शब्द शुरू में जुड़ा हुआ है, तो ये उपसर्ग हुआ। उसके बाद अगला है खुश। खुश का अर्थ होता है अच्छा। तो अच्छा अर्थ को प्रकट करने के लिए शब्द से पहले खुश उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे खुशबू। यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, खुश। उसी प्रकार खुशहाल, खुशखबरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले खुश जुड़ा हुआ है, पीछे अपने आप शब्द अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर खुश प्लस बू, खुश प्लस हाल, खुश प्लस खबरी। इस प्रकार हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद अगला है दर। दर मीन्स में अर्थात अधिकरण कारक, आधार। तो मैं अर्थ को प्रकट करने के लिए शब्द से पहले दर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे दरमियान, दर, हकीकत। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दर कहाँ पर लगा हुआ है, शब्द से पहले।
अलग अलग करेंगे, दर प्लस मियान, दर प्लस हकीकत, उसके बाद दर प्लस जैसे दरकार, क्या हो जाएगा, दर प्लस कार। आगे बढ़ते हैं तो ना मीन्स नहीं या अभाव। इन अर्थों को प्रकट करने के लिए ना उपसर्ग का प्रयोग शब्द से पहले किया जाता है, जैसे नापसंद, नाराज, नादान, नाराजगी, नालायक, बहुत से शब्द हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं विग्रह करेंगे, ना प्लस पसंद, ना प्लस राज, ना प्लस दान। जीवे में हम इनको अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। केवल ध्यान में रखना है कि शुरू में जो लगा हुआ होता है वही उपसर्ग होता है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है वध। वध मीन्स बुरा। बुरा अर्थ को प्रकट करने के लिए वध उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे बदनाम, बदमाश, बदबू, बदकिस्मत। बहुत से शब्द हैं जहाँ पर बद पहले लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर वगैरह करेंगे, बद प्लस नाम, बद प्लस मास, बद प्लस बू, बद किस्मत में बद प्लस किस्मत, बदहाल में बद प्लस हाल। इसी क्रम में अगला उपसर्ग आता है बर। बर, बर मीन्स ऊपर या बाहर। ऊपर या बाहर अर्थ को प्रकट करने के लिए इस बर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे बरखास्त, यहाँ पर बर प्लस खास्त, पहले बर जुड़ा हुआ है, बर्दाश्त, और बर वक्त। हम यहाँ पर देख रहे हैं बर पूर्व में जुड़ा हुआ है, अलग करेंगे तो शब्द अलग हो जाएगा और उपसर्ग अलग हो जाएगा। बर प्लस खास्त, बर प्लस दास्त, बर प्लस वक्त। तो बर ऊपर या बाहर अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसी क्रम में अगला आता है बे। बे का अर्थ है बिना। बिना अर्थ को प्रकट करने के लिए बे उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे बेईमान, बेइज्जत, बेखबर, बेदर्द, बेरहम। बहुत से शब्द हैं जहाँ पर सबसे पहले बे लगा हुआ होता है। तो आगे बढ़ते हैं तो हम मीन्स समान। समान अर्थ को प्रकट करने के लिए हम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमरा है, हम उम्र, हमदर्द, हम वतन, हम शक्ल। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले क्या जुड़ा हुआ है, हम।
हम क्या हुआ उपसर्ग, बाद में जो कुछ शेष बच रहा है वो हो गया प्रकृति अर्थात शब्द। आगे देखते हैं बा। बा उपसर्ग का अर्थ क्या है? साथ या सहित। साथ या सहित अर्थ को प्रकट करने के लिए शब्द से पहले बा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे बावजूद, बाइज्जत, बासर। यहां पर हम देखते हैं पहले क्या जुड़ा हुआ है, बा। उसी प्रकार अगला है बै। बै उपसर्ग किस अर्थ को प्रकट करता है? और, मैं और अनुसार। और, मैं या अनुसार, इन तीनों अर्थों को प्रकट करने के लिए बै उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे बदस्तूर, बदौलत, बदस्तूर, बदौलत, बतौर। यहाँ पर हम देखते हैं तो बै उपसर्ग, उसके बाद तौर, दौलत और दस्तूर, ये सभी क्या हुए? शब्द हुए। आगे हम इसी क्रम में बढ़ते हैं तो अगला उपसर्ग आता है हमारा बिला। बिला का अर्थ होता है बिना। बिना अर्थ को प्रकट करने के लिए बिला उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे बिला वजह, बिला वजह, बिला का सूर्य। हम पर यहाँ देख रहे हैं कि बिला पहले जुड़ा हुआ है, इसके बाद जो कुछ बचता है वो प्रकृति है, शब्द है। अगला आता है शर। सर मीन्स मुख्य। मुख्य अर्थ को प्रकट करने के लिए सर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे सरहद, सरकार, सरफरोश, सरगना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले सर जुड़ा हुआ जो उपसर्ग है, अलग अलग करेंगे तो सर को अलग कर दीजिए, उसके बाद जो कुछ विशेष बचता है वो प्रकृति में आ जाएगा तो शब्द में आ जाएगा। तो सर प्लस हद, सर प्लस कार, सर प्लस फरोश और सर प्लस गना। अब आगे बढ़ते हैं, सर के बाद तो आता है हर उपसर्ग। हर उपसर्ग का अर्थ क्या है? अर्थात हर उपसर्ग कौन से अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हर प्रत्येक अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे हर एक, हर दिन, हर साल, हर सप्ताह। अगला है नेक। नेक का अर्थ होता है अच्छा। नेक का अर्थ है अच्छा, जैसे नेक दिल, नेक नियत। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले क्या जुड़ा हुआ? नेक,
अलग करेंगे, नेक प्लस दिल, नेक प्लस नियत में नेक उपसर्ग नियत शब्द। अगला देखते हैं तो नेक काम, तो नेक प्लस काम। उसके बाद आता है वेश। वेश बहुत अर्थ को प्रकट करने के लिए इस वेश उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेशकीमती, बेशकीमत। उसी प्रकार आता हेड। हेड मीन्स प्रधान, इंग्लिश शब्द है, हिंदी में ज्योति प्रयुक्त होता है। तो हेड क्या है? उपसर्ग। जैसे हेड मास्टर, हेड ऑफिस। उसी प्रकार इसका लास्ट है सब। सब मीन्स सहायक। सहायक अर्थ को प्रकट करने के लिए इस सब उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब रजिस्ट्रार। तो यहाँ पर हमने देखा आगत उपसर्ग, यहीं पर उपसर्ग के तीनों भेद कंप्लीट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, उसको नोट के द्वारा स्पष्ट कर देता हूँ। नोट मीन्स विशेष बात, इस पर आपको विचार करना है, ध्यान देना है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमने देखा केवल एक एक उपसर्ग हमने देखे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ कई उपसर्ग प्रयोग में आते हैं, तो वहाँ पर उनका स्पष्टीकरण करना परम आवश्यक है। जैसे परोपकार शब्द है, तो यहाँ पर प्लस उप प्लस कार। अब यहाँ पर कार शब्द है, उससे पहले पर और उप दो उपसर्ग है। तो एक शब्द में एक के अलावा दो या दो से अधिक भी उपसर्ग प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे स्वावलंबन। जैसे स्वावलंबन स्वावलंबन हम देखते हैं स्व प्लस अ प्लस लंबन, स्व प्लस अ प्लस लंबन। आगे देखते हैं समालोचना। सम प्लस आ, सम प्लस आ प्लस लोचना। अब देखते हैं अव्यवस्था। अव्यवस्था में ए प्लस बी प्लस अब, ए प्लस बी प्लस अब प्लस स्था। तो यहाँ पर स्था शब्द उससे पहले तीन उपसर्ग हैं, ए बी और अब। उसी प्रकार दुर्व्यवहार। यहाँ पर दुर प्लस बी प्लस अब प्लस हर, यहाँ पर भी तीन है। तो यहाँ पर केवल समझाने का कारण एक ही था कि ऐसा नहीं है कि किसी शब्द से पहले एक ही उपसर्ग हो, सबसे पहले कई उपसर्ग हो सकते हैं, इसलिए उन सब का स्पष्टीकरण परम आवश्यक होता है। तो आज हमारा ये उपसर्ग का प्रकरण आज पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।